फॉलो प्रेरित व्याख्यान एवं 17वें अक्षर विहार वार्षिक समारोह के अवसर पे उपस्थित तमाम लोगों का हम अपनी ओर से स्वागत करते हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत राज्य गीत से हम लोग करेंगे। हमारा राज्य अभी अपना 100वां सालगिरह मना रहा है और इस अवसर पे आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग राज्य गीत के साथ करेंगे। तो अपने साथियों से अनुरोध है कि राज्य गीत प्रस्तुत करें। कंठहार को सत सत वंदन बिहार, मेरे भारत के कंठहार को सत सत वंदन बिहार। वाल्मीकि की रामायण तू वैशाली का लोकतंत्र, बोधि सत्व की करुणा है तू महावीर का शांति मंत्र। तू नालंदा का ज्ञान दीप, तू ही अक्षत चंदन बिहार। तू है अशोक की धर्म ध्वजा, तू गुरु गोविंद की वाणी है। आर्यभट्ट तू शेरशाह, तू कुंवर सिंह बलिदानी है। तू बापू की है कर्मभूमि, धरती का नंदन वन बिहार। तेरी गौरव गाथा अपूर्व, विश्व शांति का अग्रदूत। तेरी गौरव गाथा अपूर्व, विश्व शांति का अग्रदूत। लौटेगा खोया स्वाभिमान, अब जाग चुके तेरे सपूत। अब तू माथे का विजय तिलक, तू आँखों का अंजन बिहार। तुझको सत सत वंदन बिहार, मेरे भारत के कंठहार। राजेश कुमार जी से कि वो मंच पे हैं और पुष्पगुच्छ देकर मैडम बासंती जी और माननीय मंत्री जय प्रकाश जी का स्वागत। The main speaker of today's function, Jai Prakash ji, Dr. P.P. Ghosh, Gorel Lal Yadav ji, Professor Sangeet Kumar ji, Vinaykan ji, Dr. J.C. Narayan, Mitro, politics teachers। मैं आपको आज 17th एनिवर्सरी ऑफ अक्षर विहार, क्योंकि हम लोग प्रभात खबर के साथ पिछले 17 साल से मना रहे हैं, और माइंड इम्पॉर्टेंट ऑल क्रेडिटेड मेमोरियल लेक्चर जो 14 है, आगे जाना, ये दोनों हम लोग इवेंट एक साथ जोड़ देते हैं। आज आप लोगों को वेलकम करने में आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर दैट इन स्पाइट ऑफ हिज बिजी शेड्यूल द असेंबली इज गोइंग ऑन Vasanti Devi, that she has come all the way from Chennai. We have been working with her in relation to human rights movement, and she doesn't need any introduction to the world of scholarship. She was earlier the principal of Government Women's College. Subsequently, she was Vice Chancellor of one of the universities in Tamil Nadu. She is in different boards
and the management committee from different organizations in the country. She will be delivering today the architecture of exclusion, seeking new truths and constructing an alternative education. मैं इस ये लेक्चर के पहले जस्ट ब्रीफली मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो माइंड थॉट कॉल करे थे मेमोरियल लेक्चर हम लोग 14 साल पहले जो शुरू किए थे, वो एक किताब जो था वी मेक रोड बाय वॉकिंग, जो माइंड थॉट ऑन पॉल फेरेरे लिखे थे, उससे इंस्पायर होकर लिखे थे, जिसका हम हिंदी ट्रांसलेशन भी बाद में किए। माइंड थॉट झुक करके एक बहुत बड़े इक्वेशनिस्ट थे और सिटीजनशिप मूवमेंट जो अमेरिका में हुआ था, स्पेशली अमेरिकन रीजन इन यूएसए, जिसको कहा जाता है बिहार ऑफ अमेरिका, पहले का बिहार ऑफ अमेरिका, रिलेटिवली अनडेवलप्ड प्लेस था। वहाँ पर जो सिटीजनशिप मूवमेंट, लिटरेसी मूवमेंट और कई तरह का मूवमेंट में वो इन्वॉल्व थे। उन्हीं के उनका जो इंस्टीट्यूट का नाम था वो हाइलाइटर इंस्टीट्यूट, और वहाँ पर जो मार्टिन लूथर किंग जो थे उसी मूवमेंट के प्रोडक्ट थे, जो बाद में जो अफ्रीकन अमेरिकन का एम्पावरमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले हुआ। दूसरा थे पॉल फेरेरे, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ ब्राज़ील थे, और उन्होंने जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था वो था जो एम्पावरमेंट के लिए ऑपरेस इन जनरल एंड वर्कर्स इन पर्टिकुलर। उनका एक बहुत फेमस किताब है पेडागोजी ऑफ द ऑपरेस। ये दोनों व्यक्ति, एक ब्राज़ील के थे और दूसरा अमेरिका के थे, दोनों का एक स्पीकिंग बुक था जो कि वी मेक रोड बाय वॉकिंग, इसको हम लोग बाद में ट्रांसलेट किए थे, चलकर राह बनाते हम। ये हम समझते वन ऑफ मोस्ट यूजफुल एंड एकेडमिकली स्टिमुलेटिंग ट्रीटाइज था। उन्हीं के मेमोरी में हम लोग पिछले 14 साल से मेमोरियल लेक्चर कर रहे हैं। इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड से टॉप एकेडमिक आए हुए हैं, इसका पूरा लिस्टिंग किया हुआ है, इसको मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। हम लोगों ने सोचा कि उस कड़ी में, क्योंकि बहुत ही एकेडमिक स्टिमुलेटिंग लेक्चर होता है, उस कड़ी में बासंती देवी जी हम लोग के बीच में आए। हम लोग जो अक्षर बिहार का प्रोग्राम करते हैं, नॉर्मली 17 साल पहले जो वीटीज थे उन लोगों को ऑनर किया नहीं जाता था, जो लोग मेनली लिटरेसी का काम करते थे, हम लोगों ने ऑनर करना शुरू किया था। बाद में नेशनल लिटरेसी मिशन इसको एमुलेट भी करना लगा, और हम लोग इस फोरम से जो वीटीज है, जो मेन वॉलंटियर्स हैं, उनको हम लोग ऑनर करते थे। और 3 तरह का सम्मान होता था, सम्मान, अक्षर अक्षर रत्न। इस बार हम लोग केवल स्वयं से सम्मान करेंगे, करीब 60 लोगों को हम लोग सम्मान करेंगे, 30 महिला, 30 पुरुष। मैं और ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, मगर एक बार आप लोगों को फिर से स्वागत करना चाहूँगा। और अभी जो सेंटिनरी ईयर है, जो बिहार शताब्दी वर्ष है, उसमें ये प्रोग्राम करने में और भी हर्ष हो रहा है। और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के गाइडेंस में जो एजुकेशन का जो दिशा एंड डायरेक्शन में काफ़ी क्वालिटेटिव चेंज हुआ है। हम समझते हैं कि लिटरेसी मूवमेंट नया ताकत मिलेगा, और इस जो फंक्शन है इसमें भी बिहार की इंटेलिजेंसिया है और दूसरे लोगों के साथ मिलकर के जो हम लोग काम करते हैं, उसमें भी एक धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय प्रोफेसर बी बासंती देवी जी से, वो आए और आज इस अवसर पे 14वां मेमोरियल लेक्चर प्रस्तुत करें। Education, the Honorable Deputy Chief Minister, who is expected to grace the occasion,
later, Dr. Shaibal Gupta, other distinguished members of the audience, teachers of the literacy movement, and other friends. I feel greatly honored and deeply humbled to have been invited to deliver this year's talk in the prestigious lecture series in the name of two great educational revolutionaries. I am a very small person and I do not in any way deserve this honor. And I would like to particularly thank Dr. Shaibal Gupta for giving me this honor. I am sorry I cannot speak in Hindi, and so I would request some member of ADRI to later translate what I am trying to say. But I think the booklet has a Hindi translation which has been given to everyone. I feel very happy and privileged to come to Bihar, the cradle of civilization, the place where Buddha lived and walked and preached, from where Buddhism radiated to the whole world, the place perhaps that is known for the earliest great university, Nalanda. So I am extremely thankful that I have come to Bihar, and this Bihar has done me this honor. And I am also happy I have come at a time when a new vision of Bihar is born, a vision to reclaim the lost glory of Bihar. So this is a time perhaps we should think about. I'm sure all your great leaders are planning a road ahead to regain this lost glory. Now my talk concerns education. The title is Architecture of Exclusion, Seeking New Tools for Constructing an Alternate Education. So whether in Bihar or in India or anywhere, any great change, any great revolutionary change has to be first preceded by change in the field of education. You would have all known of the Kothari Commission. Now the Kothari Commission report says that the revolution in education in India should herald revolution in economic, cultural and political fields. And that is why I feel happy to talk to you about the big changes, the mighty changes that are needed in education before we can claim to become a truly democratic country. Now we live at a time when education system has moved far, far away from the ideals of liberating, humanizing, equalizing education that Miles Horton and Paulo Freire talked about. In fact, India has moved to the other extreme of what I would call a really enslaving, alienating, oppressive, dehumanizing, hierarchical, brazenly commercialized education system. In this gloomy scenario, what is the hope of reclaiming Miles Horton and Paulo Freire? And if we do not make an attempt to reclaim their philosophy and their pedagogy, would we not be a doomed nation? Now, what I am trying to argue here is that in India today, education is playing a very central role in a mighty process of re-engineering the society, in creating a particular type of India. And India that is divided between a shining India and a suffering India, and a middle India. A middle India that is more and more aligning itself with shining India and turning its face away from the suffering India. So the education system is playing an important role in this social engineering by making this education system as exclusive as possible. Now India is creating a tiny little aristocracy, the 5% at the top that has, for whom it is said sky is the limit.
And in a globalizing world, it is this tiny percentage, this 5% at the top, that is claiming all the power and privilege and the right to dominate the rest of India. So in this scenario, what we need to do is understand all the dimensions of this system of exclusion and also try to counter them by building an alternate system of a liberating, humanizing, equalizing education. How do we do it? Where do we seek the tools first? And ultimately, I am very happy that this program is also jointly being organized for celebrating the workers, the volunteers in the literacy movement. Now, my argument ends with a plea that it is through an adult literacy movement, a new dynamic type of an adult literacy movement, that the rejuvenation of India, the redemption of India's soul, all these can be done only through that. Now, the purpose of all education is to sensitize, to humanize, to take humanity to higher levels of knowledge, awareness, freedom and social responsibility. But while pursuit of knowledge is accepted as the purpose of education, the other three, awareness, freedom and social responsibility, are not considered inherent to project education. That is why we are ending up with building up an education that has lost its wholesomeness. So while we define education like this, we are painfully aware that it is a distant vision. Education has never been the engine of furthering the human rights of every human being at any time in history. It has been a potent class instrument to discriminate, to deny, to dominate. Through education, privileges have been created. Till recent times, it has been the monopoly of the ruling, dominant classes and sections in society. In a country like India, this monopoly had been strictly guarded by the inviolable iron frame of the caste system. Our Dharma ordained that education was the preserve of the twice born. Our mythology has tales of ruthless punishment and brutal mutilation of persons who dare to transgress the divine order. Other societies across the world have their own systems of monopoly of knowledge. True education is a threat to power and privilege. You know the great Tolstoy. He once said, true education is liberating. No monarch in his senses would permit it to his subjects. Now, while the modern society, no doubt, has moved far from the traditional exclusions, it still practices subtle and nonetheless potent strategies for denying, empowering, equalizing knowledge to vast sections of its citizens. That is why another great educationist, Ivan Illich, he called for a teaspooning society. And Paulo Freire had to seek an alternate education through pedagogy of the oppressed. The content of education and pedagogy have been designed to exclude, to mystify knowledge, to manipulate large sections of the people, and to co-opt the dissenters into the hierarchical system. And in addition, education is, with a few exceptions, an alienating process. It alienates the student from the world around, from the society that gave birth to her and nurtured her. It alienates her from relating to and understanding the denials, deprivations and struggles of large sections of community. Our schools and colleges and our centers of research have raised high walls around them that cut them away from the community. Now, the education that alienates not only fails to further human rights, justice and equity, it also miserably fails in its ostensible pursuit of knowledge. With blinkers secured on his eyes to shut out the immediate world, the student sees only a fragmented reality. To know, you would have heard about J. Krishnamurti. He is also an educationist. Now he said, to know is to relate.
if you do not relate to the harsh realities of your community, its wretched poverty, heartless exploitation and discrimination, the knowledge that you acquire is partial knowledge, often distorted knowledge. In the present age, the alienating character of education has assumed grotesque proportions, and it has become an instrument for dangerous manipulation, for what Walter Lippmann once called the manufacturing of concept. Now, a powerful process of social engineering, as I was telling you, is going on through education. Now, all of us know about the internet, and all of us are very often hooked onto the internet. Now, today perhaps the internet has become the symbol par excellence of the era of global domination. Now, what is happening to our students today? Now, who is an ideal student? I think we have university professors here, we have high school teachers here. Now, all of us celebrate a particular kind of a student. Now, who is this student today? He is hooked onto the internet and he is traveling all over the cyberspace, connected to the rest of the world. But he gets completely disconnected from his immediate world. So when he's logged on to the net, he gets logged off the immediate world. The world that gave birth to him, the world that has nurtured him. And that is why ultimately it becomes a very exclusive education. And it is this kind of a student who is aggressive, fiercely competing, self-aggrandizing, who is the marketed model today. These are the virtues that the management gurus today glorify. Now, India has constructed an education system that is among the most exclusionary in the world. Today, the exclusion has assumed grotesque proportions. Exclusion is woven into each strand of the education. We have as many levels in our educational hierarchy as in our caste hierarchy. One type of school for each mini class, making sure that children of no two classes ever meet. There are no classrooms, playgrounds or parks where the children of the rich and the children of the poor meet. Now, if we look at the world, all the world over, most children study in public schools, public neighborhood schools. The school space is the meeting place. The school space is the equalizing space. It is the space that breaks the barriers. But that is not so in our country, because each mini class has a particular type of school it goes to. Now, the public system, this has not always been so in India. Particularly in the state of Bihar, I am told that these privileged schools, the English medium schools, where huge amounts of fees are paid, now these are still confined to big cities. Now, if you take a state like Tamil Nadu, where I come from, you have these private schools, high fee charging schools, even in small villages. Everywhere you find these schools exist in Tamil Nadu. And so except the poorest, nobody goes to the public schools. Nobody goes to the government schools. And because the government schools are only for the poor, they have suffered intolerable rejection, negligence over the years. Now, all of us know this in every state. We have seen the result of this, particularly in the last, I would say, 3 decades. From the 80s, this started. From the 80s, the English medium fee charging schools started coming up in different parts of the country. By 90s, they gathered enormous speed. And today, that has become this only type of schools that are sought after. The only type of schools that are considered to be the schools that give meritorious education. Education that opens up the avenues of opportunity to children. Now, the decline of the public school system coincided, rather it was consequential to the growth of the multi-track school system. Now, earlier on, till about the 80s, almost all the children in India studied in schools where their own mother tongue was the medium.
whether it is Hindi or Tamil or Malayalam, whatever is the language of the area, was the medium, not English. But now the whole thing has completely changed. So once these schools started becoming the preserve only of the poor, the state started starving them of funds, absolutely essential funds needed for infrastructure. Teachers were not appointed, the schools were not maintained, and they have gone through terrible collapse. Now with neoliberalism taking over the country, today it is an unabashed, unapologetic class education. Social Darwinism as a ruling ideology has formed competition as the sole engine of growth. The education seat is taken over by fierce forces of competition. Children are the site of a dog-eat-dog world of competition. They are pushed mercilessly into a mercenary world. They are programmed from birth to compete, to excel and to win. And what Amartya Sen calls the country's obsession with first voice has taken over. The children of India of all classes are growing up in a bizarre world, an adult world thrust on children. The middle and upper classes program their children for world conquest. Sky is the limit for these children. The children of these classes are the pride of the nation, the standard bearers of the aspiring superpower of the next century, of the new century. No price is too big to be paid for making the world safe for these chosen children. A world exclusive must be built for them, and the ramparts safeguarding the world must be made inviolable, bulletproof against encroachments by all and sundry. How has India crafted this exclusionary system? It is not only the multiple track school system that has created this exclusion. Everything about the school system, including the curriculum, the pedagogy, then the language of learning, and the content of learning, everything is decided as per the needs of this uppermost 5% dominating class. So the curriculum now that is imparted in schools is made so heavy that except those who are from the most privileged classes cannot manage to negotiate. Now that's why even in the 90s, the Yashpal committee called for a system of learning without burden. But why is it that the curriculum is being made more and more burdensome? The reason behind this is that the elite classes, the policy making classes, they design this curriculum with the sole objective of their children competing with the best in the advanced countries and capturing all the plum corporate posts for themselves. And so the weight of the curriculum is growing up. But this is something that is unmanageable for children of the 90% of this country. And that is why you find there are more and more children dropping out of the system, getting excluded from the system, being pushed out of it. And mostly those who are being pushed out are the poor, the marginalized, the scheduled caste and the scheduled tribe, and particularly the children of the girls of these categories. And so the hidden agenda behind designing a curriculum of an unbearable weight is exclusion of large sections of students and is carried out to perfection. Now the curriculum excludes not only by weight but by content. It is totally unrelated to the lived reality and cultural cosmos of large mass of rural and working class students. It is rooted in middle class world and privileges its culture, mindset, social modes, beliefs. On the other hand, the strengths, skills and cultural and cognitive capital of the working class children find no place in the curriculum and classroom. It denigrates the beauty, creativity, collective social life, courage and strength to cope with the poverty-stricken life of the working class child. This rejection of the working class child's universe, the humiliation that she is subjected to, the denial of her sex are at the root of the tragedy
of today's Indian education. So the language of the classroom. The very language of the classroom is alienating and is mercilessly slow. So the lingo of the working class child is considered lacking in refinement and is laughed at. Teachers largely hail from upper class and classes, or if they came from the same lowly root, they have discarded them long ago through a sanitizing education and training. The little child of the rural Dalit colony or urban slum that steps into the classroom for the first time is bewildered, frightened, uses her very voice and slowly sinks into a culture of silence, a culture that gives sanction to an oppressive system. Now, talking about language, the dominant form of exclusion and demarcation is the language of learning. The elite today do not learn in any language of this country. The language of the erstwhile masters, the language of today's globalizing, unipolar world is their chosen language of learning. The whole universe of exclusion has grown around English language. English is the sole language of privilege, power, of opportunity, aggrandizement. In today's India, those who can handle English with felicity and aplomb, and those who can function only in their mother tongue or regional language, these belong to two different worlds. People who can speak well in English, master English, and function in English, they belong to one class, and those who can function only in their mother tongue belong to another class. English is not the white man's curse, but the brown Indian's chosen weapon of domination. Millions of our youth today are sinking into helplessness and frustration and are losing their self-worth because of their inability to master English. No corporate door will open to them. English is their despair and their dream. English has turned into a killer language, inferiorizing, decimating all the other Indian languages. It is so all over the world. In many places, the language of the tribes, the language of the lesser communities, they've all been destroyed by the domination of English. Work driven out. It is not only the culture and language of the working classes that are forbidden in the classroom, work itself is banished from its defined purpose. The rupture between education and work has had a horrendously disastrous effect, impacting every dimension of national life. The commodification of knowledge. The ultimate corruption is the marketization, commodification of knowledge itself. Global corporate interests today define knowledge, set its price, by their managerial staff fresh from prestigious institutions. Now, you would have all heard about the campus institutes, IITs, and prestigious engineering institutions. These are the sites where the corporates swoop down upon and take their best talents. And what are these youngsters paid? Per month they are paid more than 2 lakhs of rupees. And this is how whatever type of knowledge is needed by the corporate sector for its immediate profit making, that becomes the much needed, the much glorified branch of knowledge. I'm sure all of you know about, even today, all the hype about computers, about information technology, and all the knowledge that has proliferated around it. Now, just 2 years ago, when there was a slump in the world market, and when IT industry was declining, many of these institutions that had set up newly formed departments for IT, now we all had to close it down. So what is the best knowledge? What is the highest knowledge? What is the celebrated knowledge? Whatever is needed by the corporate sector today for its profit making is now accepted as the knowledge. And all universities and higher educational institutions went backwards to accommodate these disciplines alone. And from most of the universities, I don't know about Bihar, now in Tamil Nadu, and Karnataka and Andhra, I can tell you, most of the higher education institutions do not teach today history or literature
either Tamil literature or Telugu literature or Hindi literature, none of this is taught. There is no philosophy, no sociology, no psychology, but only commerce, BCom, BCA, BMA, all kinds of management courses. Nothing else is taught in these institutions. Now, in this, when this is the situation today. So, what is the way out? Is another world possible? Do we have to accept this is the only world to which we are condemned? Can we not try and make and change this world, transform this world? Is another world possible? If that is so, where do we begin? Can we shout from housetops, as the protesters in the Occupy Wall Street movement have done, that this world is not for sale? That is what today in the world capitalist centers, the protesters are shouting. This world is not for sale. So where do we seek the tools for fashioning such an alternate education? How do we begin making the building blocks for raising the structure of a humanizing, democratic, liberating education? Now, we should begin with perhaps where it is most difficult to do. This is structuring, crafting a common school system. The term, I hope, is very familiar to Bihar, because a few years ago in Bihar, a great experiment was made. A committee for evolving a common school system was set up, and a very elaborate and very well drafted plan for introducing common school system in Bihar, and later on using Bihar as a model to spread it to the rest of India. This was created here. I do not know what has happened to that plan. My very fervent request to the Education Minister is to once again revive this plan and revive this dream of a common school system. And if Bihar leads here, I can assure you the rest of India will follow. Now this is perhaps the most difficult. Now this means that all children go to the same type of schools, the same type of neighborhood schools, where all of them study with no difference of class, caste, gender, study together in a totally state-funded, completely free schools. Now, why do children of all classes have to be in the same schools? Now, why can't they be in different types of schools as it is today? Today, you buy the education that you want for your children, you pay the fees and send your children to particular schools. Is that the preferred system, or a system where without any class difference, all children will go to free state-funded school system? The second one, the common school system, is the only feasible one, because the world over, in all developed countries and in many developing countries also, the common school system is the bedrock of development. India cannot become an exception to it. Whether it is US or Europe or Japan, any one of the developed countries, it is a common school system that does not make difference between classes, that has been the foundation on which these countries raise their today's development. And India cannot hope to be an exception. 4 decades ago, when exclusion in education had still not reached today's monstrous proportions, the Kothari Commission recommended the transformation of the Indian public education system as a common school system. It said, I quote, if the education system is to become a powerful instrument of national development in general and social and national integration in particular, we must move towards the goal of a common school system of public education. Then, mother tongue as a medium of language. In any sane society, the language of learning can only be the mother tongue of the child. This is the first among the non-negotiables for an alternate education. The dominance of English and dominance through English must be ended. The language of learning must be the mother tongue or the regional language. But that does not mean you expel English. Nobody is going to accept that. English must be learned as a second language, and learning English as a second language has been the only way many of us in our generation or the world over, all children learn English. And not only English, children can be taught many languages.
The man has a natural capacity for multilingual learning, provided a solid foundation in mother tongue is laid in the early years of life. Then a non-alienating curriculum. The content of education must be related to the world around, starting from the immediate world of the student and fanning out to the world beyond, to touch the entire humanity, imparting the perspective and the power to think globally and act locally. And then work as the great transformer. What is the bond, the bridge that would unite the campus and the community? How do we reverse the suicidal rupture between the two that the modern world has brought about? Work is the link that would organically unite the two together. How do we break out of this dichotomy? Gandhiji talked about work-centered education that integrates the head, heart and hand. The tri-dimensional learning project was central to Gandhian education. He upheld such a holistic education as the spearhead of a silent social revolution fraught with the most far-reaching consequences. Now, as in many other fields, we have moved far, far away from this Gandhian dream of work-centered education. Kothari Commission attempted to look at this issue of integration of the world of work with the world of knowledge as part of its perspective of viewing education as an instrument of social, economic and cultural transformation. And the Commission said, I quote, work experience should be introduced as an integral part of all education. But such a holistic education has been ruled out by our elite policy makers. Now, the modern concept of education is a compact between society and its children. Society makes a solemn commitment to its children that they are released from productive work so that they learn, think, discover, innovate, and pay back to society for the nourishment they have drawn from its bowels. The long years of education are not for irreparably rupturing the link with productive work. On the contrary, the children of a society, drinking deep from the fount of humanity's accumulated wisdom, having thought globally, should return to their land and start acting locally. The knowledge they have gathered, the technology they have mastered, should flow through 100 channels to water the parched lands of their mothers. Such a dialectical, dynamic process would lead to the birth of a generation of true citizens of the world. Adult literacy movement. In this final part of the paper, I plead that adult literacy movements have a crucial role to play in redeeming education, in making it a vehicle for the transformation of man as a social being, as a citizen of an enlightened democracy. Such transformative potential inheres in the toiling masses who are so far kept out of the pretentious centers of education. It inheres in work which is banished from the classroom in an elite determined system. It is work and workers who should step into the school to breathe a new meaning into education. The transformation would begin with developing a respect for what Paulo Freire calls knowledge of living experience and going beyond with integrating it with education in all its dimensions. What Paulo Freire calls learning to read the world through a reading of the word. Learning to read the word through a reading of the word. Understanding the world, understanding life in all its raw reality. You begin to understand the knowledge that is imparted within the classroom. Where are the teachers who can initiate the revolutionary transformation such redefining of learning requires? A new kind of a pedagogue, a new kind of a teacher is needed. Not ones certified by our colleges of education, but ones with a knowledge of living experience, with multitudinous skills of production in our farms, factories, at looms, kilns, in fishing boats, mechanics shed, and everywhere production goes on. Part of the learning of our new student would be at the feet of these pedagogues of work and skills. I believe that adult literacy movements, like the ones in which AGRI is involved,
can immensely contribute to the reconceptualization of education. Let us not forget that Paulo Freire, that pedagogy of the oppressed, was his pedagogy of the oppressed, was born out of Freire's work with adult workers. How can illiterate, semi-literate women and men of the working class, a humanity that has suffered inhuman oppression and humiliation of the ages, how can such people become teachers of children in the modern knowledge age? Is it possible? Can we even conceptualize it? It is undoubtedly a mighty but a necessary historic task. First of all, the oppressed must shed the culture of self-rejection. This again is Paulo Freire's term, self-rejection. A culture that has led to the connivance of the oppressed with the oppressors. Now, Steve Biko, the South African anti-apartheid. The South African anti-apartheid fighter, Steve Biko, says, I quote, "The greatest weapon the oppressor has is the mind of the oppressed. Centuries of manipulation of the mind of the oppressed has led to the acceptance of both their inferiority and the rights and privileges of the dominant sections as God-given honor. In India, the caste is superior to those of the ruling classes. This is not by any means easy. Our adult literacy classes cannot stop with teaching of the 3 R's. Adult literacy classes need to be a two-way learning process. The teachers from the formal educational institutions and workers from farms and factories teach and exchange and enrich each other, revitalize each other. A different classroom needs to be constructed, where a critical perception of themselves and the world around slowly and painfully takes shape for both sections of teachers. Next stage, the community of mothers and fathers, having overcome their self-rejection, now lays claim to impart knowledge of living experience, to be teachers of technology, the multitudinous production systems that sustain life. A new breed of teachers impart farming, landscaping, carpentry, weaving, cattle raising, the beauteous arts of Madhubani, Ikat, and hosts of others. They join the teachers of mathematics, science, history to form a single common pool of knowledge, each learning from the other. Teaching becomes a creative act, a critical act. The walls that cut off the campus from the community crumble. It leads to, in Freire's words, opening channels of democratic participation to fathers and mothers in the actual educational policy being implemented in the school. Such recreation of education, leading to recreation of the world, was the vision of Miles Horton and Paulo Freire. The historic struggle for such creation will lead to what Dr. Ambedkar called the reclamation of human personality. I hope Bihar, with its new vision, will lead the country in this, and I hope Bihar does not take states like Tamil Nadu and Karnataka as the models of development and ends up constructing an extremely heartlessly excluding system and finds it very difficult caught in a trap. So I hope we have the Honorable Deputy Chief Minister here, we have the Honorable Education Minister here. I appeal to them to revive the idea of common school system and to bring education and its benefits commonly, equally to all the children. Once again, I thank all of you for giving me this great opportunity. Thank you. धन्यवाद मैडम। अब मैं अनुरोध करता हूँ सबसे पहले तो हमारे देश माननीय उप मुख्यमंत्री जी पधार चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और अनुरोध करते हैं आदरणीय के निदेशक प्रोफेसर पीपी घोष साहब से
कि आज प्रस्तुत इस व्याख्यान को हिंदी में सारा संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करें। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, आदरणीय शिक्षा मंत्री श्री पी.के. शाही जी, आज के समारोह का प्रधान वक्ता माननीय प्रोफेसर वी. वासंती देवी जी, डॉक्टर शैवल गुप्ता, आदरणीय के मेंबर सेक्रेटरी श्री साई प्रकाश जी, प्रभात खबर के संपादक, देवी और सज्जन। अभी अभी हम लोगों ने सुना हमारे वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर एक अत्यंत सार्थक भाषण प्रोफेसर वासंती देवी से, जो पिछले कई दशकों से शिक्षा तथा मानव अधिकार पर कार्यरत रहे हैं। इन दोनों विषय में क्षेत्र में उनका गहरा अध्ययन तथा लंबा अनुभव है, जिसका प्रतिफलन उनका भाषण में विस्तार रूप में था। भाषण अंग्रेजी में था, परंतु उसका एक हिंदी अनुवाद आप लोग में बांटा गया है। आपसे अनुरोध है कि आप उसको जरूर पढ़िएगा, लेकिन हमको अनुरोध किया गया है अगले कुछ मिनटों में भाषण का एक संक्षिप्त हिंदी भाषण आप संक्षिप्त हिंदी वर्षन आप प्रस्तुत करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ। कुछ ऐतिहासिक कारणों से, जिनमें से प्रमुख है भारतीय समाज में जाति प्रथा, इन कारणों से हमारे समाज में शिक्षा को वो महत्वपूर्ण जगह नहीं मिला जो इनको मिलना चाहिए। जाति प्रथा का एक अभिन्न अंग था, एक ऐसी व्यवस्था जहाँ समाज के बृहत अंश को इस व्यवस्था के बाहर रखा जाता था, यानी कि शिक्षा व्यवस्था के बाहर रखा जाता था। ये माना जाता था कि ज्ञानार्जन सबके लिए आवश्यक नहीं है, इसको सिर्फ कुछ जाति तक ही सीमित रखा जाए। बाद में इस अर्थहीन व्यवस्था में कुछ परिवर्तन जरूर आया था, लेकिन इस व्यवस्था में शासक वर्ग का दखल कभी खत्म नहीं हुआ। फलस्वरूप ज्ञानार्जन भले ही कुछ लोगों को हुआ, परंतु शिक्षा का जो व्यापक उद्देश्य है उसे हम जानबूझकर नजरअंदाज करते रहे। इन व्यापक उद्देश्यों में शामिल है जागरूकता, स्वाधीनता तथा सामाजिक उत्तरदायित्व पालन का क्षमता। शासक वर्ग का शिक्षा तंत्र पर जो दखल दिखाई पड़ता है भारतवर्ष में, वो सिर्फ भारत यहाँ पर नहीं बल्कि दुनिया के कई एक देशों में कमोबेश पाया जाता है। और इसके विरुद्ध जो लोगों ने लड़ने का प्रयास किया, उनमें शामिल था माइल्स हॉर्टन और पॉल फ्रेड। इस ऐतिहासिक समस्या का एक और विकट रूप सामने आया पिछले 2 दशक से, जब दुनिया भर में वैश्वीकरण का हवा बहने लगा। समावेशी शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य अब हमारे चिंताधारा का हिस्सा नहीं रह गया। अब शिक्षा उन्हीं को मिलेगा जो इनका कीमत अदा कर सके। इसका सीधा परिणाम है कि हिंदुस्तान भर में निजी विद्यालय का निरंतर प्रसार न केवल महानगरों में बल्कि छोटे शहरों में एवं कहीं कहीं गांव में भी। शिक्षा आजकल एक वाणिज्य का क्षेत्र है। इस वाणिज्यकरण के साथ साथ शिक्षा क्षेत्र का और एक उभरती हुई समस्या है प्राथमिक शिक्षा का भाषा माध्यम। हम लोग सब जानते हैं, कई एक शोध पर ये आधारित है कि मातृभाषा ही प्राथमिक शिक्षा के लिए सबसे बेहतर है, लेकिन वैश्वीकरण के इस दौर में हम अंग्रेजी को ही अपनाना चाहते हैं मातृभाषा को छोड़कर। लेकिन जैसा भी प्रोफेसर वासंती देवी ने कहा, शिक्षा की ये दुर्वस्था हमारे लिए अब संभावी नहीं है। अगर हम चाहें हम इसको परिवर्तन कर सकते हैं,
ताकि शिक्षा का जो व्यापक उद्देश्य है उसे हम प्राप्त कर सकें। वो ऐसे शिक्षा तंत्र होगा जो न केवल समावेशी होगा बल्कि उसमें द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं ज्ञान, जागरूकता, सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने का क्षमता और एक आदर्श जीवन शैली। इस प्रकार का वैकल्पिक शिक्षा तंत्र के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ेगा। इन पदक्षेपों में सबसे जरूरी है कि एक साधारण विद्यालय व्यवस्था यानी कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम जिसका जिक्र प्रोफेसर वासुदेव देव ने किया कि बिहार में इसका शुरुआत हुआ था एक कमीशन का रिपोर्ट के रूप में। इन विद्यालयों में समाज के विभिन्न वर्ग के लोग बच्चे एक ही साथ पढ़ेंगे, एक ही साथ खेलेंगे और एक दूसरे को जानेंगे। इस संदर्भ में ये उल्लेखनीय है कि दुनिया का अधिकतर विकसित देशों में सामान्य विद्यालय व्यवस्था ही शिक्षा की प्राथमिक व्यक्ति है, जिसे शामिल है अमेरिका जैसे अत्यंत धनी और पूंजीवादी देश। वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था का दूसरा पहलू होना चाहिए कि यहाँ शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, अंग्रेजी ही सिखाया जाएगा लेकिन शुरू में नहीं। भाषा माध्यम से इस परिवर्तन से न केवल बच्चे ज्यादा सीख पाएंगे बल्कि इसके चलते समाज में एक वर्ग से दूसरे वर्ग का जो दूरी है वो भी कम होने का बहुत संभावना रहेगा। वैकल्पिक शिक्षा का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू होगा इसका विषय निर्वाचन। ये विषय जुड़ा होना चाहिए जीवन शैली से, सामाजिक वातावरण से तथा कर्म कुशलता से। ये सारे सुझाव आज से कई एक दशक पहले कोठरी कमेटी ने भी दिया था। अंत में हमें ये ध्यान रखना चाहिए एक आदर्श शिक्षित समाज के लिए विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए वयस्क शिक्षा के लिए। भारतवर्ष में एक विपुल जनसंख्या अपने बचपन में शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाए। फलस्वरूप ये सब आमतौर पर एक आत्मग्लानि का शिकार रहते हैं। वयस्क शिक्षा से हमें दूर करना पड़ेगा उस आत्मग्लानि का भावना होगा। जब हम ये सब कर पाएंगे तभी हम प्राप्त कर सकते हैं माइल सॉर्टन और पॉलो फ्रेरे का उन्मोहन उद्देश्य होगा। इसके लिए चाहिए एक ऐतिहासिक संघर्ष जो हमारे लिए निश्चित करेगा मानविक सत्ता का पुनरुत्थापन, जैसे अम्बेडकर करने चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं अनुरोध करता हूँ माननीय मंत्री शिक्षा विभाग बिहार सरकार से कि वो आए और अपना अध्यक्षीय संबोधन से हमें नामांकित करें। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, प्रोफेसर वी वासंती जी, डॉक्टर शबाब गुप्ता साहब, प्रोफेसर प्रभात घोष जी, स्वयं प्रकाश जी, यहाँ इस सभागार में विभिन्न संस्थाओं के शिक्षाविद, माननीय पटना उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त माननीय न्यायमूर्ति धर्मपाल सिन्हा जी, देवियों सज्जनों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि, जैसा कि डॉक्टर शबाब गुप्ता ने बताया, ये 14वां पॉलो फ्रेरे और माइल्स हॉटन मेमोरियल लेक्चर का 14वां सीरीज आज आदरी साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया है। प्रोफेसर वसंती जी ने एक्सक्लूजनरी शिक्षा के संबंध में
विस्तार से अपने विचार उन्होंने रखे और कॉमन स्कूल सिस्टम की वकालत बहुत ही मजबूती के साथ उन्होंने की। ये बिल्कुल ठीक बात है। हम लोगों की सरकार जब NDA 1 पूर्व काल में एक समिति का गठन किया गया था, मुस्कुंद दुबे जी की अध्यक्षता में भारत सरकार के पूर्व विदेश सचिव, उनकी समिति ने कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने के संबंध में उनके अध्ययन और उनके सुझाव, वो समिति का गठन किया गया था और उस समिति ने अपना प्रतिवेदन भी बिहार सरकार को सौंपा। कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किए जाने की आवश्यकता, लागू किए जाने की क्या प्रक्रिया हो, उस पर उस समिति ने विस्तार से चर्चा की। सरकार भी चाहती है कॉमन स्कूल सिस्टम लागू हो। जिस बात की चर्चा प्रोफेसर वसंती ने की कि भेदभाव एक ही देश में, एक ही राज्य में आवाम विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत विद्या अध्ययन करने की व्यवस्था है वर्तमान में, क्योंकि कॉमन स्कूल सिस्टम लागू है। इसलिए हम लोगों की सरकार भी चाहती है कि कॉमन स्कूल सिस्टम लागू हो तो बेहतर हो सकेगा। लेकिन प्रोफेसर वसंती जी, मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा, 1/4/2010 से देश में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार का कानून लाया गया। अगर उसका अध्ययन हम करें, हम पाएंगे कि उसमें जो राज्य सरकारों को लागू करना है अपने राज्यों में विद्यालयों में, वह कॉमन स्कूल सिस्टम के बिल्कुल विपरीत है। उसमें कॉमन स्कूल सिस्टम की सोच ही नहीं है उस एक्ट में, उस अधिनियम में। उस अधिनियम में सरकारी क्षेत्र के विद्यालय और निजी क्षेत्र के विद्यालय साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगे और निजी क्षेत्र के विद्यालयों में कॉमन स्कूल सिस्टम के जो टीनेट्स हैं, जो उसके मूलभूत सिद्धांत हैं, उन्हें लागू करने की कोई व्यवस्था नहीं है। उसमें मात्र इतनी व्यवस्था है कि निजी क्षेत्र के विद्यालयों के 25% जो सीट्स हैं वो 3 किलोमीटर के रेडियस में की परिधि में पोषक क्षेत्र के बच्चों से भरे जाएंगे। ऐसे बच्चे जो अभिवंचित वर्ग के हैं, ये जो पिछड़े वर्ग से आते हैं या जिनके परिवार की सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्थिति ऐसी नहीं है जो उन स्कूलों में अन्यथा उनके बच्चों का दाखिला हो। और 75% बच्चे जिस प्रकार उन निजी विद्यालयों में पहले से उनका दाखिला होता है और पहले से वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो प्रक्रिया लागू रहेगी। एक बड़ी इसमें इस व्यवस्था में इतनी बड़ी विसंगति है कि शायद ये सफल हो पाएगी या नहीं, इसमें मुझे संदेह। समाज के विभिन्न वर्गों से आए हुए बच्चों में एडमिशन के समय से ही 2 स्ट्रीम की कल्पना हम कर रहे हैं, 75% और 25%। और 25% बच्चों को सरकारी विद्यालयों में बच्चों पर सरकार प्रति वर्ष जितना खर्च करती है, लगभग उसी के अनुपात में सरकार को एक तरह से अनुदान उन विद्यालयों को देना है। ये इस व्यवस्था के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा के अधिकार कानून का क्रियान्वयन राज्यों द्वारा किया जाना है और उसकी समय सीमा भी निर्धारित है। 1/4/2010
10 से 3 वर्षों के अंतर्गत सभी विद्यालयों को आरटी कॉम्प्लायंट बना देना है। ये संसद का मैंडेट है और उस मैंडेट का अनुपालन सुनिश्चित करना प्रत्येक राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी। यह संवैधानिक जिम्मेदारी क्रिएट की गई भारत सरकार के द्वारा बिना राज्य सरकारों की स्थिति का आकलन किए हुए, विशेष तौर पर उनकी आर्थिक स्थिति क्या है राज्य सरकारों की, उसका कोई आकलन बिना किए हुए संसद के द्वारा राज्य सरकारों के ऊपर एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ क्रिएट किया गया। आरटी कॉम्प्लायंट बनाने में कुछ मापदंड है। कक्षा और बच्चों का अनुपात क्या होगा, शिक्षक बच्चों का अनुपात क्या होगा, विद्यालयों में अन्य क्या क्या सुविधाएं होंगी, शिक्षकों को प्रशिक्षित होना होगा। तो इन मापदंडों का अनुपालन करते हुए आरटी कॉम्प्लायंट बनाने की समय सीमा 3 वर्ष निर्धारित है। और आरटी कॉम्प्लायंट बनाने के लिए बिहार जैसे राज्य में, जिसकी आबादी 10.38 करोड़ है और विद्यालयों में जो रिकॉर्ड्स में नामांकित बच्चे हैं उनकी संख्या लगभग 2 करोड़ 6 लाख है। इतनी बड़ी संख्या के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आरटी कॉम्प्लायंट विद्यालय बनाने हेतु जो हमें संसाधन की आवश्यकता है, उसके बारे में संसद में विचार करने के लिए कोई मसौदा नहीं रखा गया। और सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से ये योजना चलाई जानी है। सर्व शिक्षा अभियान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अंश है, केंद्रांश और राज्यांश। लगभग 65% केंद्रांश और 35% राज्यांश अभी के फॉर्मूला में उपलब्ध होना है। अब इस वर्ष 3 वर्ष में लागू करना है। इस वर्ष हमारा सर्व शिक्षा अभियान का कुल बजट लगभग 12,000 करोड़ रुपए का। आज इसमें केंद्र सरकार से हमें 7,040 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। केंद्र सरकार की स्थिति है, संसद से कानून बनवा लिया गया। केंद्र सरकार की स्थिति है, उनके पास धन नहीं है इस कानून को लागू करने के लिए। तो 7,040 करोड़ उन्हें देना था, हमें उन्होंने दिया है अभी तक 1724 करोड़। राज्य सरकार को 35% देना है। तो हमारी राज्य सरकार ज्यादा चिंतित है अपने बच्चों की शिक्षा के लिए। तो वो 35% के विरुद्ध 1724 करोड़ केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने हमें कुल मिला के अभी तक 1400 करोड़ से ज्यादा धनराशि उपलब्ध कराई है। और हम बात कर रहे हैं आरटी कॉम्प्लायंट बनाने की, कॉमन स्कूल सिस्टम व्यवस्था लागू करने की। तो ये बिल्कुल विरोधाभासी बातें हो रही है। कानून बनाया गया, उसमें कॉमन स्कूल सिस्टम के जो भी मूलभूत सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का समावेश नहीं किया गया। और संविधान में संशोधन के उपरांत संसद से कानून पारित कराकर राज्यों की वैधानिक एवं संवैधानिक उनका दायित्व बना दिया गया। हम संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रजातांत्रिक सरकार है। हम यह कह नहीं सकते हैं कि संविधान का बनाया हुआ कानून राज्य सरकार उसका अनुपालन नहीं करेगी। हमें अनुपालन करना पड़ेगा। यह अलग बात है कि हम करने में सक्षम नहीं है। हम यह तो कह नहीं सकते कि अनुपालन नहीं करेंगे। इसलिए कॉमन स्कूल सिस्टम जो हम लोग चाहते थे कि लागू हो राज्य में, और हमारे राज्य में उसकी बहुत आवश्यकता है। यहाँ की बल्कि बड़ी आबादी ऐसे वर्ग की है जो समाज
में उपलब्ध संसाधनों से वंचित रहे हैं कालांतर से। अगर आप देखें तो सदियों से वह समाज बहुत बड़ा वर्ग वंचित रहा है और वह निजी स्कूलों की जो व्यवस्था है, जिसके बारे में अभी चर्चा की गई, एफटी बहुत बड़ी राशि फी और किस किस मत में ली जाती है, वह राशि उस वर्ग के बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके अभिभावक नहीं दे सकते हैं। तो 75% उनकी व्यवस्था वैसे ही लागू रहेगी और 25% ऐसे समाज के बच्चों को वहां ले जाना है और फिर वहां वह डिवाइड तो बराबर बना रहेगा। एक तरफ ऐसा बच्चा जा रहा है जिसको एक जोड़ा पोशाक उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार अनुदान देगी और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर ऐसे परिवार के बच्चे जाएंगे जिनको यह चिंता नहीं है और इन दोनों का एक संस्थान में एडमिशन होगा और वो वहां पढ़ेंगे। तो ये डिवाइड तो पहले दिन से है। किस प्रकार की कॉमन स्कूल व्यवस्था लागू हो पाएगी राज्य में, ये केंद्र सरकार ही बेहतर समझा सकती है, मेरी समझ में नहीं आती। तो इस प्रकार की व्यवस्था है। दूसरी तरफ मैंने कहा 3 वर्ष की समयावधि है, उसके मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, एक आध उसके अवयव हैं, उनके बारे में चर्चा करना प्रासंगिक समझता हूं। विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षक होने चाहिए। हमारे राज्य में प्रशिक्षित शिक्षक आएंगे कहां से? पिछला 22 वर्षों से प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था समाप्त हो गई। यहां प्रशिक्षण के विद्यालय नहीं, कोई प्रशिक्षण दिया नहीं जा रहा है। हम लोगों ने अप्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्त किया और यह व्यवस्था की कि उन्हें प्रशिक्षित करा देंगे। इग्नू के साथ राज्य सरकार ने एक करारनामा किया। इग्नू को उन्हें प्रशिक्षित कराना था। 2 वर्षों का प्रशिक्षण जब हो गया तब इग्नू ने कहा कि हम इसको, इग्नू ने नहीं, एनसीटी ने कहा कि हम इसको, इसकी मान्यता नहीं देते, इसको हम प्रशिक्षण के समतुल्य नहीं समझते हैं और इसकी मान्यता नहीं देते हैं। पिछले 1.5 वर्ष से लगभग हम प्रयास में हैं कि अगर उसकी मान्यता नहीं देते हैं तो कोई ऐसी व्यवस्था करिए जिससे कि उनको प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में मान्यता मिल सके। 1 वर्ष के प्रयास के बाद इग्नू ने कहा कि इसमें एक 6 महीने का सैंडविच कोर्स बनाना पड़ेगा। वह 6 महीने का सैंडविच कोर्स बनाने में इग्नू को 8 महीने से अधिक समय लग गया। जब वो बन गया तब एनसीटी ने कहा कि सैंडविच कोर्स की भी मान्यता हम नहीं दे सकते। अब वो बना रहे हैं 1 वर्षीय कोई कोर्स है, वो बन जाएगा तब उसको एनसीटी मान्यता देगी। फिर उन शिक्षकों को 1 वर्ष हम ट्रेन कराएंगे और परीक्षा उनकी होगी तो अगले 4-5 वर्षों में उतने शिक्षकों को प्रशिक्षित माना जा सके। और रही बात राज्य में, तो हमारे यहाँ शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था ही नहीं। अभी बहुत मुश्किल से हम लोगों ने 27 संस्थाओं में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के कार्यक्रम की शुरुआत करने के प्रयास किए। उसमें भी एनसीटी का जो उनकी औपचारिकता है, निरीक्षण करना, प्रतिवेदन देना, ये सब नहीं हुआ। मैं लगातार भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्री का ध्यान आकृष्ट करता रहा हूं कि कम से कम भुवनेश्वर शाखा का निरीक्षण तो करवा दीजिए।
तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि एनसीटी देश की भ्रष्ट संस्था है, इस बात को आप उठाएं। मैंने मीटिंग में, केयर की मीटिंग में ये बात उठाई तो एनसीटी को की जो संचालक मंडल था उसको भंग कर दिया गया, और भंग कर एक अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी हैं, उनकी व्यवस्था में वो संस्था चल रही है। जब हमारे यहाँ निरीक्षण करने की बात आई, भुवनेश्वर में उनका ईस्टर्न रीजन का दफ्तर है, उसी के क्षेत्राधिकार में बिहार राज्य है। जब निरीक्षण नहीं होने लगा, मैं लगातार उनको याद दिलाता रहा कि केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून का अनुपालन मैं नहीं कर सकता हूं। इसके कई कारण हैं, उसमें एक कारण यह है, और पिछले 6 महीने से आपके पदाधिकारी निरीक्षण नहीं किए हैं, तब जो भुवनेश्वर के इंचार्ज थे उनको भारत सरकार ने अभी 3 दिन पहले हटाया। तो ये हटाने और लाने की व्यवस्था में मैं कभी कभी लगता है, हम लोग चूंकि बहुत आशावादी हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में व्यवस्था ठीक होगी। तो इस प्रकार की कठिनाइयों और चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं। एक तरफ संसाधनों की कमी है, बड़ी संख्या में भवन बनाए जाने हैं, कक्षाओं का निर्माण करना है, शिक्षकों की नियुक्ति करनी है, उन्हें प्रशिक्षित करना है, और ये सारी जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। और दूसरी तरफ हमें आरटी कंप्लायंट भी बनना है 3 वर्ष में। तो ये सब समस्याएं हैं, और मैंने प्रारंभ में ही कहा कि हमारी सरकार तो चाहती है कॉमन स्कूल सिस्टम लागू हो पूरे देश में, लेकिन उसको लागू करने के लिए मात्र राज्य सरकार अपना मत गठित कर ले और उसके कार्यक्रम बना दे, उससे यह संभव नहीं है। इसके लिए पूरे राष्ट्र के स्तर पर एक सोच की आवश्यकता है और एक निर्णय की आवश्यकता है। कठोर निर्णय होगा, लेकिन ये निर्णय लिए जाने के लिए राष्ट्र स्तर पर यह निर्णय होगा, तब जाके कहीं संभव हो पाएगा। हम कोई आरटी के अलग कानून बना के अलग व्यवस्था तो चला नहीं सकते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। अगर यह स्वतंत्रता होती तो हम विचार करते। तो जो हमारे पास संसाधन है, जो व्यवस्था है, जो कानून है, उसके अंतर्गत हमारी सरकार का प्रयास है। माननीय मुख्यमंत्री खुद चिंतित रहते हैं, और हम लोगों का निरंतर और सतत और ईमानदार प्रयास है कि बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को कैसे बेहतर बनाया जा सके। मैं स्वीकार करता हूं कि सरकारी विद्यालयों में जो व्यवस्था होनी चाहिए वह व्यवस्था नहीं है। जिस गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की कल्पना हम करते हैं वह नहीं है, लेकिन कोई ऐसा चमत्कार भी हम नहीं कर सकते कि 2, 4, 5 महीने में ऐसी व्यवस्था कर दें कि सब कुछ ठीक हो जाए। शिक्षा ऐसा क्षेत्र है नहीं जिसमें आज काम करे कल से परिणाम आना शुरू हो जाएगा। हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है और प्रयास के सकारात्मक परिणाम आए। आज सरकारी क्षेत्र के विद्यालयों में एनरोलमेंट, नामांकन की संख्या में इजाफा, इतनी बड़ी संख्या 2 करोड़ 6 लाख के करीब बच्चे नामांकित हैं। विश्व के 3/4 देशों की जनसंख्या भी इतनी नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं बेहतर शिक्षण का माहौल बने, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हो, विशेष तौर पर स्कूलों में जहां से फाउंडेशन बिल्डिंग का काम होता है वहां बेहतर व्यवस्था हो। हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर हमारे जो सुधार के कार्यक्रम हैं उनके माध्यम से स्थिति बदलेगी
परिवर्तन होगा और हम बेहतर शिक्षा अपने बच्चों को दे पाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। आज के इस अवसर पर ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लेते हुए मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में राज्य में स्कूलों में सरकार के प्रयासों से बेहतर व्यवस्था हो पाएगी, बेहतर शिक्षा हम दे पाएंगे बच्चों को और उनका भविष्य संवार पाएंगे। और बाकी प्रोफेसर बसंती जी ने अन्य विषयों पर भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि आज जो हम रोज देख रहे हैं, जो कोर विषय हैं, भाषा, इतिहास, भूगोल, अभी अभी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने अपना अनुभव बताया। कुछ दिन पहले दानापुर में एक महाविद्यालय है जो बहुत पुराना महाविद्यालय है, उसमें एक विषय बॉटनी, आपने बताया बॉटनी में शायद 9 या 10 छात्र हैं और 24-25 शिक्षक, उस टाइप का। तो जो फंडामेंटल्स हैं उनमें स्थिति ठीक नहीं है और इसी कारण उन विषयों की फैकल्टी की समस्या है। अगर आज देखें, भाषा पढ़ना, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी को भी ले लें, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, इन सब विषयों के प्रति आकर्षण घटा है और उसके कारण विश्व में जो आर्थिक वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था की तरफ लोग आकर्षित हुए हैं, हर कोई चाहता है कि उसका कैंपस सिलेक्शन हो और कैंपस सिलेक्शन कहाँ हो, मल्टीनेशनल में हो। तो मल्टीनेशनल कंपनी को समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र और हिंदी भाषा से तो कोई मतलब है नहीं। स्वाभाविक है वो कंप्यूटर जानने वाला, कंप्यूटर की पढ़ाई पढ़ने वाला, मैनेजमेंट की पढ़ाई पढ़ने वाला, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई पढ़ने वाला, वो भी इकोनॉमिक्स जो फंडामेंटल इकोनॉमिक्स है उसमें शायद अभिरुचि नहीं हो। उनको अपने मार्केटिंग के ख्याल से जो विषय उपयोगी दिखते हैं उन विषयों के छात्रों का ही वो चयन करेंगे। हमने नहीं सुना कि किसी बहुत बढ़िया से बढ़िया विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में किसी मल्टीनेशनल ने इतिहास, भूगोल, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र के किसी छात्र का कैंपस सिलेक्शन किया। तो एक वजह है, लेकिन ये एक चक्र है और वो चक्र फिर घूम फिर के आएगा। एक समय पुनः आएगा जब उन विषयों की महत्ता लोगों को समझ में आएगी जिन विषयों को अध्ययन करने से, जिनका प्रयोग करने से समाज का, देश का निर्माण संभव है। निर्माण का अर्थ ये नहीं कि बिल्डिंग बना दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया। समाज के निर्माण में बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। चरित्र निर्माण, किसी व्यक्ति का, उसका सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास के लिए कोई एक विषय आवश्यक, एक विषय से ही काम नहीं चलना है। तो मुझे उम्मीद है फिर आने वाले दिन में ऐसा चक्र घूमेगा। ये तो एक घड़ी की सुई की तरह है। कभी इंजीनियरिंग पढ़ने वाले छात्रों की ऐसी स्थिति थी कि उनका एम्प्लॉयमेंट होना मुश्किल हो गया था। आज फिर इंजीनियरिंग का अट्रैक्शन बढ़ा है। तो ये समय के हिसाब से परिवर्तन होता रहता है, लेकिन आज ये कठिन परिस्थिति है और इस कारण फैकल्टी की कमी। अभी विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के लिए ऐसी फैकल्टी जो अच्छे शिक्षक बन सके, उनकी कमी है। तो बाकी अन्य वक्ता हैं वो अपने विचारों से आपको अवगत कराएंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री भी हैं, बसंती जी ने बहुत ही गुण बातें बतलाई। आज आप लोगों का और ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोग सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धैर्यपूर्वक आप लोगों ने मुझे सुना।
पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम में थोड़ी सी तब्दीली हुई है। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय अपना विचार पहले प्रकट करेंगे और तदुपरांत स्वयंसेवी शिक्षकों को पुरस्कृत करेंगे। तो मैं अनुरोध करता हूं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी से कि आए और हमें संबोधित करें। बिहार सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री श्री पी.के. शाही जी, प्रभात खबर के स्थानीय संपादक श्री सोम प्रकाश जी, आदरी के सदस्य सचिव श्री शैवाल गुप्ता जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर जी वासंती देवी जी, आदरी के निदेशक डॉक्टर पृथ्वी घोष जी, डॉक्टर गोरेलाल यादव जी, श्री विनय खंड जी, श्रीमती डी नारायण जी, यहाँ उपस्थित अन्य बहनों और भाई, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि इस गेट को बंद करिए, इस गेट से कोई आना जाना मत, जिनको आना उसको पीछे से किया। मित्रों, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे आने में काफी विलंब हुआ। आज बिहार विधानसभा में और नियोग विधेयक को पारित कराना था, मेरा ही भाषण होना था विधानसभा में, तो मैंने ही पहले ही शैवाल जी से और सोम प्रकाश जी से कहा था कि मैं 5 बजे तक आ पाऊंगा। इसलिए मेरी बड़ी इच्छा थी वासंती जी का गेस्ट लेक्चर सुनने का। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मित्रों, पिछले अनेक वर्षों से लगातार मैं प्रभात खबर और आदरी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भाग लेता रहा हूँ और आज अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने विशेष करके कॉमन स्कूल सिस्टम और शिक्षा की स्थिति पर विस्तार से और काफी बातों को रखा है। मित्रों, पिछले 25-30 वर्षों के अंदर शिक्षा के प्रति लोगों में एक जबरदस्त भूख पैदा हुई और अब तो ये स्थिति जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं दौरे पर, सरकारी दौरे पर, तो जगह जगह स्कूल के बच्चे हमारे काफिले को रोककर ये मांग करते हैं कि इस मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाया जाए। यहाँ पर स्कूल की कमी है, बहुत दूर हमको पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। यानी सड़क, बिजली, पानी की मांग से ज्यादा प्रमुख मांग ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आज शिक्षा के लिए हो रही है और प्रत्येक व्यक्ति में एक भूख जगी है, पेट काट कर भी क्यों ना मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और उसी का परिणाम है कि पिछले अनेक वर्षों के अंदर जो बदलाव आया है और इस साल का भी आप अगर बिहार सरकार का बजट अगर आप देखेंगे तो हमने अपने बजट में सबसे ज्यादा जो प्रावधान किया है वो शिक्षा पर ही प्रावधान किया हमारी सरकार। इस साल के बजट में 15,000 करोड़ रुपया, 15,047 करोड़ रुपया केवल शिक्षा पर प्रावधान किया गया। शाही जी कह रहे थे कि हमारे संसाधन सीमित और अधिक संसाधन चाहिए। उनका कहना ठीक है कि 15,000 करोड़, जबकि बजट का सबसे बड़ा हिस्सा हम शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, तो भी हमको काफी बड़ी राशि चाहिए। और इस 15,047 करोड़ में जो प्राथमिक शिक्षा है उस पर 9,093 करोड़ ये राशि खर्च की जाएगी और जो माध्यमिक शिक्षा है उस पर 3,201 करोड़ रुपया, विश्वविद्यालय की शिक्षा पर 2,497 करोड़ रुपया, प्रौढ़ शिक्षा पर 255 करोड़ रुपया। और अगर प्लान नॉन प्लान की बात नहीं तो जो प्लान है हमारे 28,000 करोड़ का जो प्लान है उसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा का है। 3,670 करोड़ का केवल शिक्षा पर व्यय किया। मैंने आंकड़ा क्यों इसलिए दिया कि शाही जी ने इस बात का जिक्र किया कि हमको शिक्षा का अधिकार कानून लागू करना है, तो इतनी बड़ी धनराशि जो बजट का सबसे बड़ा हिस्सा, तो भी हमको इससे कई गुना ज्यादा धनराशि की आवश्यकता होती है।
और इस बार का जो केंद्र की सरकार ने जो बजट पेश किया है लोकसभा में या संसद में, उसमें आंकड़ा देख रहा था, सर्व शिक्षा अभियान जो एनडीए सरकार और वर्तमान सरकार का भी सबसे प्रमुख शिक्षा के क्षेत्र का कार्यक्रम है। तो पिछले बार जहां 21,000 करोड़ रुपया सर्व शिक्षा अभियान में प्रावधान किया गया था, इस बार उसमें केवल 4,000 करोड़ की मात्र वृद्धि की गई है और इस बार करीब 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान में किया गया है। अब शाही जी सोच लीजिए, इस बार आपको 1,400 करोड़ मिला है, अगले बार आपको 1,800 मिलेगा, इस बार जितना मिला है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो शिक्षा क्षेत्र की जितनी बड़ी आवश्यकता है, जितनी बड़ी मांग है, उस तुलना में शिक्षा क्षेत्र के लिए जो पैसे की आवश्यकता, जो धन की आवश्यकता है, वो कम पड़ रही है। और विशेष करके गरीब तबके के लोग कैसे शिक्षा के प्रति आकर्षित हों, इसलिए हमारी सरकार ने इस बात का विचार किया कि शिक्षा के दायरे से बाहर कौन लोग हैं। तो अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जाति में भी महादलित समाज के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, अति पिछड़ी जाति के लोग, यानी ये वो तबका है जो शिक्षा के दायरे से आज भी बड़ी संख्या में बाहर है। हमसे इन वर्गों को हम टारगेट करें, इन वर्गों पर हम ध्यान केंद्रित करें, तभी हम शिक्षा के बाकी तमाम जो मानक हैं और हम उनको हासिल कर पाएंगे। और मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा कि जो सरकार ने सारे प्रयास किए हैं, लेकिन मैं निश्चित कहूंगा कि आज राज्य सरकार ने इस प्रकार के प्रयास किए हैं, हम कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की सभी लड़कियों को और किसी न किसी प्रकार की सहायता राशि छात्रवृत्ति उसको दे रहे हैं, कपड़ा खरीदने के लिए, बाकी चीजों के लिए। हम स्कॉलरशिप तो नहीं कहेंगे, लेकिन कक्षा 1 से लेकर 12 तक की लड़कियों को कपड़ा खरीदने के प्रोत्साहन राशि के रूप में और हम राशि दे रहे हैं, और लड़कों को भी कक्षा 8 तक हम राशि दे रहे हैं, और आगे जब धन की अधिक व्यवस्था होगी तो हम आगे भी देंगे। और राज्य सरकार ने इस पर ये भी निर्णय लिया कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के जितने बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को हम छात्रवृत्ति देंगे, जो अति पिछड़ा भी शामिल है। यानी इन 3 वर्गों को अभी स्कॉलरशिप क्या हो रहा था, किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। इस साल हम लोगों ने तय किया कि SC, ST और EBC के जितने बच्चे स्कूल में नाम लिखाएंगे, उसमें कोई पिक एंड चूज नहीं होगा। एक कक्षा में अगर 20 है तो 10 को मिलेगा, ऐसा नहीं, एक बच्चे को और राज्य सरकार की ओर से छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाएगी। मिड डे मील स्कीम, उसको और बेहतर बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। साइकिल योजना के बारे में आपको जानकारी है। तो इन चीजों का एक समय था कि जब तमिलनाडु के अंदर DMK की सरकार ने और मिड डे मील स्कीम आज से पता नहीं 20-22 साल पहले प्रारंभ किया, तो लोग मजाक करते थे, ये पैसे की बर्बादी है। और आज अगर तमिलनाडु में और दक्षिण के राज्यों में अगर बच्चों का नामांकन बढ़ा, साक्षरता बढ़ी और शिक्षा का अगर विकास हुआ है, उसमें मिड डे मील स्कीम का सबसे बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। तो आज अगर गरीब बच्चों को शिक्षा की ओर आकर्षित करना है, क्योंकि नामांकन से काम नहीं चलेगा, इसलिए उनके लिए पोशाक, इसलिए उनके छात्रवृत्ति, इसलिए उनके मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, उनके लिए साइकिल की व्यवस्था, उनके लिए मुफ्त किताब की व्यवस्था, ये तमाम, और उनके लिए नजदीक में स्कूल खुल सके। तो हमारी सरकार पिछले अनेक वर्षों से जो प्रयास कर रही है, उस प्रयास के परिणाम स्वरूप हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। और इस संदर्भ में साक्षरता के बारे में 2-3 बातें केवल कहना चाहूंगा। ये विषय शाही जी का था, लेकिन शाही जी कॉमन स्कूल सिस्टम पर ध्यान केंद्रित किया। ये जो साक्षरता का, और हम यहाँ बैठे सभी लोगों को ये मालूम है, इसके पहले भी यहाँ बैठे लोगों ने इस बात को बताया होगा
कि 2001 से लेकर 2011 के एक दशक में बिहार ने पूरे देश के अंदर और सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि की दर को हासिल किया और इसलिए बिहार को भारत सरकार के द्वारा पिछले दिनों दशकीय साक्षरता का पुरस्कार भी हासिल हुआ है। और महिला साक्षरता में 10 वर्षों में 20.21% की वृद्धि हम लोगों ने दर्ज की है और सामान्य साक्षरता में भी देश में सबसे ज्यादा 16.82% की वृद्धि हम लोगों ने दर्ज की है। और इस वृद्धि को अगर हमने हासिल किया है तो उसमें आदरी, प्रभात खबर ऐसे तमाम एनजीओ की बहुत बड़ी भूमिका है। और हमारी सरकार ने इस बात का भी विचार किया कि महिलाओं को हम साक्षर करने पर हमने अपना ध्यान केंद्रित किया और मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना के नाम से इसे केवल महिलाओं को साक्षर करने पर हम लोगों ने ध्यान केंद्रित किया। और एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा, पिछले बार भी मैंने अपने भाषण में उसका जिक्र किया था। एक का गरीब आदमी जो कमाने के लिए गया हुआ था पंजाब, उसने वो हर महीने मनी ऑर्डर जो है अपने घर भेजा करता था और मनी ऑर्डर में उसकी पत्नी जो एक्नॉलेजमेंट होता, पावती होती है, तो अपने अंगूठे का निशान लगाया करती थी कि मुझको तुम्हारा भेजा मनी ऑर्डर मिल गया। एक दिन अचानक जो मनी ऑर्डर पर पावती था उसमें एक हस्ताक्षर किया हुआ था। उसके पति को लगा कि किसी ने धोखाधड़ी तो नहीं कर लिया, मेरी पत्नी तो निरक्षर है, वो तो अंगूठा लगाना जानती है, ये हस्ताक्षर किसने किया। उसको लगा कि किसी ने गलत तरीके से पैसा निकाल दिया है। मोबाइल का जमाना, उसने तुरंत अपनी पत्नी को फोन किया कि तुमको पैसा मिला कि नहीं मिला। उसने कहा कि पैसा मिल गया। तो कहा कि हस्ताक्षर किसका है। तो उसने कहा कि मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना के तहत जो कार्यक्रम चला, अपना नाम लिखना सीख लिया और अब मैं अंगूठे का निशान नहीं बल्कि हस्ताक्षर कर। यानी यह एक घटना जो इंसिडेंट नहीं है। और मैं समझ सकता हूँ, मेरा जैसा व्यक्ति, हम लोग जो है कंप्यूटर के कम जानकार हैं, तो नई पीढ़ी के बच्चों को देखकर लगता है कि हम इलिटरेट हैं। यानी जब बच्चों को तेजी से कंप्यूटर चलाते हुए, काम करते हुए देखते हैं और हम लोग दूर से देखते रहते हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं, मुझे लगता है कि उस गरीब, यानी अगर मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति कंप्यूटर की दृष्टि से इलिटरेट हूँ तो मेरे मन में क्या कुंठा जागती का भाव जागृत होता है। लगता है कि हम कितने पीछे हैं। तो कल्पना कीजिए कि गांव देहात में, शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब व्यक्ति जो लिखना पढ़ना नहीं जानता है, उसके मन में क्या भाव जागृत होता है। और जब वो शिक्षा उसको अपना कदम नाम लिखना जान जाता है, कम से कम अंकों का ज्ञान हो जाता है, उसके मन में कितनी बड़ी शक्ति का वो एहसास करती होगी या करता होगा, इसका अंदाज किया जा सकता है। और इसलिए मित्रों, मैं आदरी और प्रभात खबर ऐसे तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं तो लगातार, मुझे पता नहीं, मुझे कई बार लगता है कि बार बार मुझे ही आमंत्रित करके और कोई नहीं होता है अगली बार, लेकिन इतना अच्छा आपका कार्यक्रम होता है कि पिछले 6-7 वर्ष हो गए। मुझे लगता है कि मैं लगातार और सरकार में आने के पहले से और आज भी इस कार्यक्रम में मैं भाग ले रहा हूँ। मित्रों, इस संदर्भ में संक्षेप में बताना चाहूँगा कि जो इस समय साक्षर भारत मिशन जो कार्यक्रम चल रहा है, जिसे 15 वर्ष से अधिक आयु के विशेषकर महिलाओं को साक्षर करने की योजना है। इसके तहत प्रत्येक जिले में लोक शिक्षा समिति का गठन कर दिया गया है। प्रत्येक प्रखंड में 532 प्रखंडों में भी लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया है। प्रत्येक प्रखंड में कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त किया जा चुका है और लगभग 8000 पंचायतों में प्रत्येक पंचायत में 2 प्रेरक नियुक्त करना था। संविधान के आधार पर वो लगभग 16000 प्रेरक भी राज्य सरकार के द्वारा इस साक्षर भारत मिशन के तहत नियुक्त किए जा चुके हैं। और जो साक्षरता के केंद्र हमारी सरकार को या इस योजना के तहत प्रारंभ करना था, तो 4,24,388 केंद्रों में से लगभग 3 लाख केंद्र जो हैं और प्रारंभ कर दिए गए। और मैं एक अंतिम उदाहरण देकर कि शहीद जी उसका बड़ा अच्छे तरीके से बताते हैं कि जो जिन लोगों को साक्षर बनाया गया उनकी परीक्षा आयोजित की जाती है। और हमारे विधानसभा में अनेक विधायक इसका जब भाषण बोलते तो आदमी भाव यह हो जाता है कि गांव देहात की 40 साल 45 साल की
और महिलाएं वो परीक्षा दे रही हैं ये सिद्ध करने के लिए मैं साक्षर हूं। और वो दृश्य देखकर कि इस उम्र के लोग भी और परीक्षा दे रहे हैं। मैं बताना चाहूंगी मार्च 2011 में जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें 20,16,108 नव साक्षर और उत्तीर्ण हुए। और इस साल की योजना का आंकड़ा मेरे पास नहीं है, इस साल जो परीक्षा होने वाली थी हो गई 18 मार्च को, तो जो उसमें 50 लाख से ज्यादा महिलाएं या लोग शामिल होंगे। कहने का तात्पर्य कि ये सारी कमियों के बावजूद हमारा और हम और आप मिलकर जो प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास के परिणाम आने प्रारंभ हुए। उसके परिणाम, उसका प्रभाव और असर दिखना प्रारंभ हो गया। इसलिए मित्रों, मैं आज के अवसर पर इतना ही कहूंगा कि हम सब लोगों को मिलकर और जो दक्षिण के राज्य, पश्चिम के राज्य, केरल जैसा राज्य जहाँ 100% साक्षरता हो गई, और मैं वहां से करीब 30 साल पहले और ट्रेन से जा रहा था और मुंबई जाती है तिरुवनंतपुरम से ट्रेन, और वो ट्रेन पूरे केरल के होकर गुजरती पूरी की पूरी ट्रेन। और ट्रेन से मैं आज से 30 साल पहले जब जा रहा था और वो बॉम्बे जनता त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस जो भी इस ट्रेन का नाम था, और 3rd क्लास के कंपार्टमेंट में, स्लीपर क्लास में, तो रास्ते में रेल पटरी के किनारे किनारे हजारों मकान हैं और उस मकान के पिछवाड़े में 30 साल पहले एक दो नहीं सैकड़ों महिलाओं को उस 6-7 घंटे की केरल की यात्रा के दौरान और पढ़ते हुए देखा मैंने कि वहीं 4-5 महिलाएं दिन के समय, शाम के समय बैठी है, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आज इस देश के अंदर मलयालम मनोरमा का एकमात्र हिंदी के अखबारों की बिक्री से ज्यादा मलयालम मनोरमा अखबार की बिक्री, जो एक ये मलयालम भाषा का अखबार है, उसकी बिक्री सर्वाधिक बिक्री है। हिंदी के एक अखबार की तुलना में भी मलयालम मनोरमा की बिक्री सर्वाधिक है। यानी आज विकास का पैमाना केवल सड़क, बिजली, पानी नहीं है, बल्कि साक्षरता। अगर व्यक्ति साक्षर हो गया तो अनेक समस्याओं का समाधान, अनेक, चाहे वो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट हो, जनसंख्या स्थिरीकरण का मामला हो, अनेक जो विकास के मानक हैं उन मानकों को केवल एक साक्षरता के द्वारा और हासिल कर सकते हैं। इसलिए फिर से एक बार राज्य सरकार का इस संकल्प व्यक्त करते हुए और शाही जी जिन बातों को उल्लेख किया और वासंती जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा। क्योंकि मैं बैठे बैठे आपके पूरे भाषण को पढ़ रहा था, मैं आपने जिन बातों का उल्लेख किया है, हम लोग उन बातों के लिए लड़ने वाले लोगों में से रहे। जब कॉमन स्कूल सिस्टम हो या मातृभाषा में शिक्षा का सवाल हो, तमाम सवालों पर अपने कॉलेज के दिनों से हम लोग, माननीय मुख्यमंत्री वाले से तमाम लोग उन चीजों को लेकर लड़ने वाले लोग रहे। लेकिन जो परिस्थितियां बदली, जिसका जिक्र भी शाही जी ने किया, तो उसका मुकाबला कैसे किया जाए। यहाँ पर खंड जी और बाकी डी नारायण बैठी हो, ठीक कहा कि अंग्रेजी का ज्ञान बड़ा, लेकिन जो डिपार्टमेंट्स कहा है कि मुझे नहीं लगता है कि कोई नया कवि साहित्यकार उस प्रकार का पैदा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, जब एमए और बीए की कक्षाओं में अंग्रेजी और हिंदी के कक्षाओं में संस्कृत में और उर्दू अरबी में छात्र ही नहीं होंगे, तो अच्छे इंजीनियर तो पैदा हो जाएंगे, कि फिर कोई हरिवंश राय बच्चन, फिर कोई दिनकर, कोई शिवपूजन सहाय जैसे लोगों को हम पैदा कर पाएंगे कि नहीं पैदा कर पाएंगे, एक प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें से पैदा हो जाता है। लेकिन इन तमाम समस्याओं का समाधान आपको हम लोगों को मिलकर करना है। इन शब्दों के साथ फिर से एक बार मैं प्रभात खबर और आदि को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर। फूलों की गमों की
फल की, खुशियों की गमों की, फूलों की गमों की, जीत की हार की, प्यार की मार की। किताब करती है बातें, किताब करती है बातें। लेने दीजिएगा हम लोग। किताबों में परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों में धन गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें, किताब करती है बातें, किताब करती है बातें। बीते जमानों की दुनिया की इंसानों की बात निकल की, एक पल की, खुशियों की गमों की, फूलों की गमों की, जीत की हार की, प्यार की मार की। किताब करती है बातें, किताब करती है बातें। फोटो खिंचाएगी। अरे फोटो क्या आप लोग जो साक्षरता कर्मी जिनकी बदौलत बिहार ने दशकीय वृद्धि हासिल की है, मैं उन सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही आदरी के सभी साथियों और सहवाल जी का भी मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं।